हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 1 से लेकर के 5 तक हम लोगों ने टोटल कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर, 5 से 7 नंबर और 10 नंबर के आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके दे दिया था। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल पर आप लोग को वीडियो जो मिल जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हर एक यूनिट का अलग अलग पार्ट में एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट फर्स्ट का फार्मेसी प्रैक्टिस का 2 नंबर, 5 से 7 नंबर और 10 नंबर के जितने सारे क्वेश्चन बनाए हैं उतने सभी क्वेश्चन को एक एक करके बारी बारी से बहुत ही आसान भाषा में सॉल्व करेंगे। कम से कम अगर आप लोग वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे तो इतना पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका इसी ही लेक्चर में तैयार हो जाएगा। ये लेक्चर आप लोग को केवल समझाने के लिए नहीं है, ये लेक्चर आप लोग को याद कराने के लिए भी है। तो लेक्चर पूरा देखेंगे तो 90% आपका लगभग में याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को केवल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहले 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लेवल केयर। हॉस्पिटल जो होता है उसको क्लासीफाई करना है लेवल केयर के बेस पर। तो कितने टाइप के होते हैं याद होगा आप लोग को, 3 होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है, तीसरा टर्शियरी होता है। चलिए जानते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपको देख के घबराना नहीं है कि हैंड रिटन नोट्स नहीं है, अभी आप लोग को समझा दूंगा, पूरा का पूरा यहीं पे समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। प्राइमरी केयर हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? प्राइमरी केयर का मतलब होता है छोटे मोटे हॉस्पिटल जो होते हैं जिसमें डॉक्टर बैठते हैं। जैसे पेशेंट गया, बताया मेरे बॉडी में बहुत तेजी से पेन हो रहा है, थोड़ा बहुत फीवर हुआ है, शरीर में दर्द हो रहा है, खांसी आ रहा है, जुकाम हुआ है, तो उसका दवा दे दीजिए। तो जाते हैं अपनी बातों को बताते हैं, वहाँ से डॉक्टर दवा लिखते हैं, देते हैं और वो पेशेंट ले करके चला जाता है। ठीक, तो इस लेवल के जो हॉस्पिटल होते हैं ये हमारे प्राइमरी हॉस्पिटल होते हैं, प्राइमरी केयर हॉस्पिटल होते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है सेकेंडरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल, हेल्थ केयर हॉस्पिटल। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस टाइप के हॉस्पिटल में छोटी मोटी बीमारियां का देखभाल तो होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए जनरल सर्जरी हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो सब चीज़ों की सर्जरी हो रही है। स्त्री रोग जैसे ये हो गया हमारा, उसके बाद ये हमारा हो गया ग्यानिकोलॉजी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गए। ये सब चीज़ों की बीमारियों की क्या होती है यहाँ पर इलाज होती हैं। जैसे यहाँ पर कम से कम 50 से लेकर के 200 तक बेड की कैपेसिटी इस हॉस्पिटल में होता है, लेकिन इसमें भर्ती नहीं किया जाता है। ठीक, ये प्राइमरी लेवल में क्या होता है, बस पेशेंट आया, दवा बीमारी को बताया, दवा लिया और चला गया। लेकिन थोड़ी बहुत इसमें होता है ये सब, इतने सारे बेड अवेलेबल होते हैं, जनरल सर्जरी भी होती हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी में अवेलेबल होता है। टर्शियरी थोड़ा और हाई लेवल का होता है जिसमें बड़ी बड़ी बीमारियों की देखभाल होता है, जैसे कैंसर हो गया, चेस्ट हॉस्पिटल हो गया, ठीक, कोई बड़ा बड़ा इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ों की बीमारी, जैसे मेंटल डिजीज हो गया, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें इंक्लूड होते हैं टर्शियरी लेवल में। ये समझ में आ गया, ये लेवल की बात किया जा रहा है। अगर हॉस्पिटल लेवल की बात करें तो ये लेवल के बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सजेस्ट फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देखते हुए चलिए। तो जानते हैं हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये तो आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये दवाओं की देखभाल करते हैं, दवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का काम करते हैं। जैसे हॉस्पिटल एंड थेराप्यूटिक कमेटी में भी ये रहते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूसिंग आईपीडी ओपीडी में भी इनका रोल होता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया, इसमें भी इनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। परचेजिंग करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड बजट बनाने में भी इनका मेन रोल होता है। तो यही सब इनका हॉस्पिटल में इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। ये सारे पॉइंट आप लोग पॉइंट अच्छे से तैयार कर देना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे परचेजिंग करना हुआ, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड बजट बनाना हुआ, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया हॉस्पिटल में, डिस्पेंसिंग आईपीडी ओपीडी में हो गया, हॉस्पिटल एंड थेराप्यूटिक कमेटी में हो गया। ये सारी चीज़ों में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, अपने तरीके से भी बना करके इनके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप लोग हॉस्पिटल में ट्रेनिंग किए होंगे तो देखे होंगे कि फार्मासिस्ट जो होते हैं हॉस्पिटल में उनका क्या क्या रोल होता है, वो क्या क्या काम वहाँ पे करते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी चीज़ों को अपने तरीके से भी इसमें बना करके लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का डिफिनीशन लिखना है, तो चलिए जानते हैं क्या होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन का सिंपली मतलब आप लोग जान लीजिए, सीरियसली अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक, ड्रग जो होता है अनवांटेड इफेक्ट को शो करने लगता है, वो हमारा होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन।
रिएक्शन। ठीक, तो एडीआर को सिंपल वर्ड में आप लोग लिख सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर डिटरमेंटल का या फिर सीरियसली अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग जो कि रिजल्ट एट थेराप्यूटिक प्रोफाइलेक्टिक या फिर डायग्नोस्टिक डोज लेवल होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई दवा कोई पेशेंट खाया, ठीक, कोई दवा पेशेंट खाया, अब वो इफेक्ट दूसरा काम करने लग गया, जैसे मान लीजिए सीरियसली अनवांटेड इफेक्ट। अनवांटेड मतलब क्या होता है, ना चाहने वाला, ठीक, जो हम नहीं चाह रहे हैं वो इफेक्ट दूसरा रिएक्शन करने लग गया, दूसरा रिएक्शन शो करने लग गया, उसे हम लोग एडीआर कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो समझ जाएंगे तो अपने से भी बना करके इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। तो ड्रग इंटरेक्शन में आप लोग को केवल दो ही मैकेनिज्म बताए थे जिसे अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। पहला हमारा है फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन, दूसरा हमारा है फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। यही दो इसके मैकेनिज्म होते हैं, मैकेनिज्म को अच्छे से तैयार कर लेना है। जो लोग नहीं जानते हैं चलिए थोड़ा सा आप लोग को दिखा देते हैं। जो लोग कंफ्यूज हो गए होंगे लेक्चर, जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग देखे हैं तो उन्हें तो देखते ही याद आ गया होगा। इसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस किया था, जिसे बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन में बताए थे दो होते हैं इसमें मैकेनिज्म। सबसे पहला हमारा होता है फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन और दूसरा हमारा होता है फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। अच्छे से तैयार कर लेना कि दो मैकेनिज्म ड्रग इंटरेक्शन में होता है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है। इनमें थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके छोटा छोटा एक दो पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी फार्मेसी। यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर ये है हमारा, लास्ट चैप्टर में चौथा चैप्टर जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी है। तो कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको आसान भाषा में चलिए समझते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी का सिंपल मतलब होता है, मैं जैसे कि मान लीजिए जब कोई फार्मेसी किसी विशेष रूप से किसी समुदाय के लिए बनाई जाती है या फिर उनके सेवा पर्पज के लिए बनाई जाती है या फिर उनकी सुविधाओं के लिए बनाई जाती है, तो उसी चीज़ को सिंपली कम्युनिटी फार्मेसी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी अनडेवलप प्लेस या फिर किसी विलेज में जाकर के क्लिनिक खोल दिया जाता है, तो जिससे पेशेंट जो होते हैं ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, वो वहीं पर अपना आकर के ले लें मेडिसिन को। तो यही हमारा सिंपल प्रोसेस होता है कम्युनिटी फार्मेसी का, जिसमें कि मान लीजिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट में कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए। सबसे पहला हमारा हो गया साउंड एक्सपीरियंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर एंड हेल्थ प्रमोशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मान लीजिए उसे बीमारियों के बारे में, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, उसके उपचार के लिए अच्छी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोई भी पेशेंट आता है तो उसके बारे में उसे अच्छे तरीके से उनकी बीमारियों के बारे में समझाने की अच्छी जानकारी रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या रहना चाहिए फार्मासिस्ट के अंदर, गुड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन जो स्किल जो होता है, बात करने का तौर तरीका होता है, अच्छा होना चाहिए। विद किसके साथ, पेशेंट के साथ और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ। जैसे कोई भी पेशेंट आता है या फिर कोई अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आता है तो आपका बोलने का तौर तरीका बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, जिससे उन्हें बात करने में आपसे बहुत ही अच्छा फील हो। ठीक, ये बातें हो गई। तीसरी पॉइंट क्या रहना चाहिए, कंटिन्यू टू मेंटेन ए हाई ग्रेड ऑफ स्टैंडर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसका सिंपली मतलब होता है प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया और कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ये तीनों चीज़ों को लगातार हाई ग्रेड स्टैंडर्ड में मेंटेन और डेवलपमेंट रखना चाहिए, जिससे कभी भी इन चीज़ों में कमियां ना आए। जैसे बात करने का तौर तरीका भी हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, जिससे कोई भी आए और आपके बारे में लोग बात भी करेंगे कि इनके बोलने का, बात करने का तौर तरीका बहुत ही अच्छा रहता है। एक बार जाओगे आप तो हमेशा उन्हीं के पास जाओगे। लास्ट हमारा क्या रहना चाहिए, रिकॉर्ड टू मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ ऑल ऑर्डर। मतलब जितना भी दवा बनाए हैं, बेचे हैं, डॉक्यूमेंट में उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो होता है उसको मेंटेन रखना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, कुछ क्वालिटीज होना चाहिए फार्मासिस्ट के अंदर। ठीक, तो ये बातें हो गए कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। चलिए अब हम लोग थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि 5 से 7 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, जो कि बेस होते हैं क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल बेसिस पर। अभी हम लोगों ने 2 नंबर में देखा है लेवल केयर के बेसिस पर। ठीक, अब दूसरा हम लोग यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग में अगर क्वेश्चन बन जाता है, वो भी लॉन्ग में बन सकता है। अगर 60 में पूछा गया है तो सिंपली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल केयर में लिख सकते हैं। अगर वो भी 7 नंबर पूछता है तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिटेल भी लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल के बेसिस पर पूछा है, डिटेल नोट लिखना है तो इनके बारे में डिटेल डिस्कस करना पड़ेगा। तो क्या है क्या नहीं है, चलिए जानते हैं।
तो क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल के बेसिस पर कितने सारे हॉस्पिटल, किस किस तरीके के हॉस्पिटल होते हैं, ये हॉस्पिटल के बारे में पहले जान लीजिए। फिर अगर इनके बारे में लिखना चाहते हैं तो और भी डिटेल लिख सकते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल के बेसिस पर कितने सारे कौन कौन से हॉस्पिटल होते हैं। सबसे पहला हमारा देख लीजिए जनरल हॉस्पिटल हो गया, दूसरा हमारा स्पेशल हॉस्पिटल हो गया, तीसरा हमारा टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल हो गया, चौथा तो आप लोग जान ही रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसे पब्लिक हॉस्पिटल भी बोला जाता है, जो कि पब्लिक लोगों की सेवा के लिए बनाया जाता है। हर जिला में हॉस्पिटल रहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक उसी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं जो कि लोग अपने ओर से बनवाते हैं इसे, जिसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं कम लगते हैं वो तो सभी लोग जान ही रहे हैं कैसे लगते हैं पैसे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या लगता है क्या नहीं लगता है ये तो जान ही रहे हैं। 1 रुपये का पर्ची बनवाते हैं और सभी चीज़ का दवा करवा लेते हैं। ठीक, तो ये होता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। एक हमारा सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है जो कि आधा हमारा प्राइवेट होता है आधा हमारा गवर्नमेंटल होता है, जिसमें थोड़ा बहुत दोनों चलता है। ठीक, ये हो गया हमारा सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसी तरीके से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होता है। उसी तरीके से हमारे इसमें वॉलंटरी एजेंसी हॉस्पिटल भी होते हैं, जिसमें क्या क्या होते हैं, किस टाइप के, सच टाइप ऑफ हॉस्पिटल जो कि रन करते हैं किसके द्वारा, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये भी रनिंग करते रहते हैं। शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल होते हैं, कुछ लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल के बेसिस पर ये सारे हॉस्पिटल होते हैं। तो वीडियो को रोक रोक करके अगर लिखना चाहते हैं दोस्तों इनके बारे में लिख सकते हैं, नहीं तो कम से कम हॉस्पिटल के बारे में इनके बारे में जानकारी रहना चाहिए। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या होता है, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या होता है, इनके बारे में अपने तरीके से भी बना करके लिख सकते हैं आप लोग। ये फार्मेसी प्रैक्टिस एक ऐसा आप लोग को सब्जेक्ट मिल गया है जिसमें अगर आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो इनके बारे में अपने तरीके से बना करके भी लिख सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं होता है कि एक एक वर्ड सही रहना चाहिए, जैसे किताब में दिया गया है, जैसे नोट्स में दिया गया है वैसे ही लिखना है। अपने तरीके से भी बना करके लिख सकते हैं इनके बारे में। अगर आप लोग जानते हैं कि इनका रोल क्या होता है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें बना करके लिख सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल को एक्सप्लेन करना है तो चलिए जानते हैं इनके बारे में भी। बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें स्ट्रक्चर में मेन 2 स्टेप के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, इसमें क्या रहना चाहिए, सबसे पहली बात ये होना चाहिए फार्मेसी मैनेजर जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं जिससे सभी फार्मासिस्ट सभी जगह पर प्रेजेंट रहें, इस तरीके से डिजाइन करते रहें। मतलब इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाए हॉस्पिटल में कि जो रहते हैं सभी फार्मासिस्ट वो हर जगहों पर क्या रहें, सब जगहों पर वो मौजूद रहें। ठीक, तो इस तरीके से इनका डिजाइनिंग बनाया जाता है कि हर जगहों पर फार्मासिस्ट मौजूद रहें, पेशेंट का देखभाल करता रहे। ठीक, अगला बात करते हैं, इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी आदमी जो है किस जगह पर कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हैं, उस जगह पर किया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत इनके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग को एक बात बताया थे, इसमें वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, अगर लोकेशन एंड लेआउट की बात कर लिया जाए तो आपको इनमें से दोनों में से एक अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे कि इनकमिंग स्टोरेज हो गया, आउटगोइंग स्टोरेज हो गया, इनके जगहों पर क्या क्या रखा जाता है, कहाँ कहाँ मटेरियल रहते हैं, कहाँ कहाँ ओरल ड्रग रहते हैं, कहाँ वर्किंग एरिया होता है, कहाँ डेस्क होता है, जो बॉक्स खाली होते हैं मेडिसिन का उसको कहाँ रखा जाता है, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर बना लेना है। 1-2 कॉपी में ले लेना, एक रफ ले लेना, उसमें कम से कम 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना तो आपको याद आ जाएगा। ये दोनों में से जो अच्छे से समझ में आए उनको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम लोग डिस्कस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरऑल मेडिकल स्टाफ। ओवरऑल मेडिकल स्टाफ में जितने सारे लोग होते हैं उनका रोल क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। पहले जानिए कितने लोग होते हैं, फिर उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ओवरऑल की बात किया जाए तो ओवरऑल में कितने लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, नर्स हो गए, कुछ सपोर्ट करने के लिए स्टाफ भी लगते हैं, कुछ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल लोग भी रहते हैं, तो ये सारे लोग होते हैं। अब डॉक्टर का काम क्या होता है, नर्स लोग का काम क्या होता है, सपोर्टिंग वाले लोग क्या होते हैं, जैसे पेशेंट को उठाएंगे बैठाएंगे और भी कुछ चीज़ लाना है ले जाना है साफ़ सफाई करना है, तो ये कुछ सपोर्टिंग स्टाफ भी लगे रहते हैं। ठीक, जैसे सपोर्टिंग आप फार्मेसी आप लोग का सपोर्ट कर रहा है, उसी तरीके से हॉस्पिटल में भी कुछ स्टाफ लोग लगे रहते हैं जो कि हॉस्पिटल में सब चीज़ों का देखभाल करते रहते हैं। ठीक, साफ सफाई करने से लेकर के सभी चीज़ों को करते रहते हैं, तो कुछ सपोर्ट करने के लिए लोग लगे रहते हैं। ठीक, तो ओवरऑल में ये सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग इसको बना भी सकते हैं। ठीक, इनकी रोल क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अपने तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं आप लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है, एक्सप्लेन करना है लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेन किस तरीके से करना है ड्रग स्टोर के लिए। ठीक, तो इसको कैसे लिखना है, किस कैसे नहीं लिखना है आप लोग को बताया था। इसमें लीगल रिक्वायरमेंट में 2 लाइसेंस की जरूरत होती है, एक होता है हमारा जनरल लाइसेंस और दूसरा हमारा होता है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। इसके बारे में आप लोग को याद होगा
कि आप लोग को लेक्चर में बताए थे। जैसे कि आप लोग को बताए थे लीगल रिक्वायरमेंट में अगर लाइसेंस की बात किया जाए तो जनरल लाइसेंस और रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस रहना चाहिए। उसी तरीके से रिकॉर्ड की बात करें, रिकॉर्ड ऑफ ड्रग स्टोर, मतलब स्टोर चला रहे हैं तो उनमें कुछ रिकॉर्ड भी रखना चाहिए, जैसे क्या चीज़ कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला लीगली रिकॉर्ड रहना चाहिए। दूसरी बात पेशेंट का रिकॉर्ड रहना चाहिए, मतलब पेशेंट कितने आए, आपने क्या क्या उन्हें दिया, क्या नहीं दिया, वो सारी रिकॉर्ड रहना चाहिए। और तीसरा हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग को उसमें लिखना है, किसमें, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेन ऑफ द ड्रग स्टोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल लाइसेंस और रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस रहना चाहिए, उसके बाद लीगल रिकॉर्ड होना चाहिए, पेशेंट का रिकॉर्ड रखना चाहिए और फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सब बातें आप लोग को आगे चल के बहुत ही काम आएंगे, इसीलिए ये सब्जेक्ट आप लोग के सिलेबस में लाया गया, जिससे आप लोग को पहले से इनके बारे में जानकारी रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि 10 नंबर में आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है, आप लोग को पहले ही दिखा दिया हूँ। एक्सप्लेन हॉस्पिटल फार्मेसी, इन्यूमरेट द लेआउट एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। ये आप लोग को देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी का जो लेआउट अच्छी तरीके से दिखाए हैं, 2 स्ट्रक्चर दिखाए हैं। अभी अगर जिन्हों याद होगा, अभी ऊपर ही तुरंत दिखाया हूँ, किस क्वेश्चन में दिखाए हैं, यहाँ पर आपको शायद दिखाए हैं, याद होगा। जो लोग देखे हैं तो वीडियो को पीछे करके वो स्ट्रक्चर बना लेना, जो बोला हूँ कॉपी में 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल डिस्कस कर लेना है कि इनगोइंग क्या होता है, आउटगोइंग क्या होता है, स्टोर इम्पटी बॉक्स, स्टोर रूम जो होता है उसमें क्या क्या होते हैं, ओरल ड्रग में क्या क्या रखे जाते हैं, मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ठीक, वर्किंग एरिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस आइडियल प्लान ड्रग स्टोर एंड डिस्पेंसिंग यूनिट टाइप्स ऑफ लेआउट। तो लेआउट की बात किया जा रहा है, यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं। ये टॉपिक हमारा, ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपकी कम्युनिटी फार्मेसी से बना हुआ है। तो इसमें क्या क्या आइडियल प्लान होते हैं ड्रग स्टोर के, जैसे कि हमारा सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ दी सूटेबल वर्क लोकेशन होना चाहिए। ठीक, इसमें और भी कुछ पॉइंट होते हैं, चलिए दिखा देते हैं क्या होते हैं। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं एलोकेशन ऑफ सूटेबल लोकेशन एज प्रोडक्शन सेंटर एंड सर्विस सेंटर हो गए। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे अगर अच्छे से बना देते हैं रिटेल फार्मेसी के लेआउट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना है। कहाँ कहाँ पर स्टोर रूम होते हैं, कहाँ कहाँ पर एक्सपायरी गुड्स होते हैं, कहाँ पर विंडो डिस्प्ले लगे रहते हैं, कहाँ काउंटर होता है, कहाँ कस्टमर का वेटिंग एरिया होता है, कहाँ से एंट्रेंस लगा होता है, फ्रिज कहाँ होते हैं, चेयर कहाँ होते हैं, कंप्यूटर टेबल कहाँ होते हैं, रैक कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए आप लोग को ये बना लेना है। ये हमारा रिटेल फार्मेसी का स्टोर है। ठीक, उसी तरीके से हमारा होल फार्मेसी स्टोर अगर पूछ लेता है तो होल फार्मेसी में आप लोग को रैक की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, इसमें रैक ज़्यादा रहते हैं। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। ये बातें हो गई। अगर लेआउट का टाइप पूछा है, लेआउट कितने टाइप के होते हैं, तो सिंपली आप लोग लिख सकते हैं लेआउट हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है प्रोसेस लेआउट, दूसरा होता है प्रोडक्ट लेआउट और तीसरा कम्बिनेशन लेआउट होता है। बस यही सारी चीज़ें आप लोग को इसमें लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट का टोटल कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शार्ट से लेकर के लॉन्ग तक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।